Hello, my dear friends. This is Prashant Mamani here, and today we are going to focus on India-Japan bilateral relation. As you know, that Prime Minister of India was in Japan for a bilateral summit, and now that has been concluded. So it brings us with all the necessary details regarding the tour of our Prime Minister Narendra Modi to Japan. The most important thing in this bilateral visit or bilateral summit is civil nuclear deal. इस न्यूक्लियर डील से बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में आएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आएंगे जिससे कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को फायदा होगा। कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है एनर्जी सिक्योरिटी। आपको ये मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। जैसे कि डिजिटल इंडिया पकड़ लीजिए या फिर आप मेक इन इंडिया पकड़ लीजिए। अगर भारत मेक इन इंडिया की बात करता है और इस मेक इन इंडिया के लिए जो भी कोई नेसेसरी पॉलिसी चेंजेस है वो भी प्रोवाइड करता है, और फाइनली कोई कंपनी भारत में आने का सोच रही है या आ जाती है, और अगर उसे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 नहीं मिलती है तो वो जो अपना बिजनेस प्लान लेकर आएगी उसमें वो फेलियर ही हासिल करेगी। एजुकेशन के बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल विदाउट एनर्जी सिक्योरिटी, अगर आप गांव में रह रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी then your mobile phones will not work, your internet will not work, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो काम नहीं करेगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी पॉपुलेशन भी राइज हो रही है, हमारे सिटीज एक्सपांड हो रहे हैं, गांव में भी ऑल द एमिनिटीज ऑफ सिटीज आर अराइविंग। सो इससे एनर्जी की जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ती जाती है, और इस डिमांड को हमें एक सप्लाई से भी भरना पड़ता है जिससे कि प्राइसेस बहुत हाई ना हो जाए। और अगर प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी के हाई होते हैं तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ता है, और ये इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा जो हमारा गरीब वर्ग है वो प्रभावित होता है। The other thing important regarding civil nuclear deal is that it opens the doors for industries of both countries. दोनों देशों की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए ये डोर ओपन होंगे। अगर फॉर एग्जांपल नए न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये दो स्टेट है जो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्थापित करना चाहता है, तो आप समझ लीजिए कि अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में एस्टैब्लिश होता है तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेकर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनीज है जिसको इसका लाभ मिलेगा। तो जॉब्स जनरेट होगी और उस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वी हैड डील विथ यूएसए रिगार्डिंग सिविल न्यूक्लियर डील, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ये है इस इंडिया जापान न्यूक्लियर डील में कि जो जीई है, वेस्टिंग हाउस है, उसमें जापान की ओनरशिप भी है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। तो इंडिया ने तो वैसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर डील साइन की है, लेकिन बिना जापान को इसमें इंक्लूड किए हमारा जो ये फुल सर्कल है वो कंप्लीट नहीं हो सकता था। और फुकुशिमा के बाद जापान में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, और इस हिसाब से थोड़े टाइम के लिए ये जो पूरी प्रोसेस थी वो डिले हो गई, क्योंकि जापान में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि जापान न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ा सके। और उसी टाइम में क्योंकि जापान में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट शट करने का फैसला किया था, नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टॉप कर दिया गए थे, तो जापान की जो कंपनीज है जो इस सेक्टर में लगी हुई थी वो भी एक नई मार्केट की तलाश में थी, और इंडिया उसके लिए एक बड़ा मार्केट है जिसको वो एक्सेस कर पाएगी आफ्टर सिविल न्यूक्लियर डील। अदर फैक्टर्स इसके ऊपर से है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि
India has not signed non-proliferation treaty, और रेसिडियल मैटर के ऊपर क्या होगा, इस सब चीज़ों को अब सॉर्ट आउट कर दिया गया है। दूसरे सारे भी डिफरेंसेस थे वो भी आयन आउट हो चुके हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डील both for India and Japan. It will be a boost for India's membership in Nuclear Suppliers Group, क्योंकि अब तक जापान हमारे साथ तो था लेकिन खुलकर हमारा सपोर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन इस डील के बाद जापान विल ओपनली सपोर्ट इंडिया। कॉम्पनसेशन क्लोज का जो इश्यू था वो भी सॉर्ट आउट हो गया है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, आउटर स्पेस, अर्थ साइंस, एग्रीकल्चर, कल्चरल एंड स्पोर्ट, फास्ट ट्रेन्स, बिजनेस कॉरिडोर, इसके ऊपर भी पैक्ट्स हुए हैं। और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर जो पहले भी इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गए थे, लेकिन जापान अब इंडिया में दूसरे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है जो ऑफ कोर्स इंडिया और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं इंडिया जिस तरह से ग्रो हो रहा है, हमारी सबसे बड़ी खामी जो है उनमें से एक है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जापान एक ऐसा कंट्री है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड है, पर्टिकुलरली इन फास्ट ट्रेन्स, और ऊपर से जापान हमें सॉफ्ट लोन्स भी प्रोवाइड कर रहा है। If we get finance and technology transfer, then India can increase the speed of its growth and development. फिर बिजनेस कम्युनिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली संपर्क किया है, और याद रखिए कि जापान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत ही डायनामिक बिजनेस कम्युनिटी है, और अब तक जिस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे थे, जैसे कि आर्बिट्रेशन प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी को कैसे सोल्व करना, स्किल ट्रेनिंग, स्किल अवेलेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई है। और जापान भी इंडिया के बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स को स्किल प्रोवाइड करेगा। और अभी तक का ये सक्सेस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेंशन किया है कि जो जापानीज कार थी वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही थी, नाउ ये प्रोड्यूस भी हो रही है और ये वापस जापानीज मार्केट में भी इंट्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है कि इट इज ए सक्सेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। डेमोग्राफिक प्लस टेक्नोलॉजी के अंदर हम जानते हैं कि इंडिया इज ए यंग नेशन एंड जापान की एवरेज पॉपुलेशन काफ़ी एल्डर है, तो इंडिया हैज़ ए डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट द मेन थिंग इज विदाउट एजुकेशन एंड स्किल दैट इज ऑफ नो यूज़। और जापान एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही हाईली स्किल्ड है, उसे स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी अच्छी तरीके से आता है, और जापान की स्किल कोई ऑर्डिनरी स्किल नहीं होती, इट इज़ वेरी हाई स्किल्ड। और जब ये जापानीज कंपनीज, जापानीज गवर्नमेंट इंडियन यूथ को, इंडियन वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करेगी, तो दैट वुड बी ए न्यू फेदर इन द कैप ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ अगेन ए ट्रेमेंडस स्टेप। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाने के लिए जो 2020 में ओलंपिक होने वाले हैं टोक्यो में, तो उसकी जॉइंट प्रिपरेशन करेगा इंडिया एंड जापान, और डोपिंग और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी कोऑपरेशन होगा इंडिया और जापान के बीच में। एंड इससे हमारा स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ सकता है। और इंडिया का जो एम्बिशियस टारगेट है 2020 ओलंपिक में, क्योंकि इस साल की 2016 की ओलंपिक में इतना हमें सक्सेस नहीं मिल पाया है, लेकिन आफ्टर कोऑपरेटिंग विद जापान hopefully we would be able to achieve more in 2020 Olympic. एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात हुई थी, in which Japan is ready to be a partner of India, because as we know that India is an agricultural economy, and though we are one of the largest producer of milk, fruits, vegetables, but the main issue is that lot of it gets wasted due to absence of processing industry, and not processing food items leads to waste of food, and it also incurs huge loss on farmers of India. And many times we have seen that shortages of food supply creates political turmoil and political furor in India, and oversupply leads to farmers' loss. So we need a fine balance in this area as well. And the concept of food to farm table will be
looked for in this cooperation between these two countries. इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे तब जापान ने प्रॉमिस किया था कि एवरी ईयर दे विल सेंड $5 billion और $35 billion इन टोटल दे आर गोइंग टू सेंड टू इंडिया। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक स्पेशल प्लेस भी दी गई है जापान को टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स इन विच इट कैन इन्वेस्ट, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड इफ देयर आर एनी अदर प्रोजेक्ट्स देन एज वेल दे आर वेलकम। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं देयर इज अ स्टडी राइज ऑफ जापानीज companies registering in India and Japanese businesses operating in India, and the special focus of last 2 years has led to this success. और strategic partnership की बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज में शामिल है ये दोनों देश, और दूसरे भी ग्लोबल इश्यूज है जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अमेंडमेंट जिसके लिए दोनों देश अपनी दावेदारी प्रेजेंट कर रहे हैं। टेररिज्म के ऊपर भी सेम व्यू है, बिकॉज रिसेंटली बांग्लादेश में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें बहुत सारे जापानीज सिटीजन्स की हत्या हो गई थी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अमेंडमेंट के में भी दोनों देशों के व्यू एकदम सिंक्रोनाइज्ड है। और 21st सेंचुरी जिसको एशियन सेंचुरी माना जाता है, जिस राइज ऑफ एशिया माना जाता है, तो उसमें भी दोनों देश बात कर रहे हैं। So that's everything in this analysis. I hope I have presented it in most clear and understandable manner. If you have any suggestions and comment, do feel free to let me know. This is Prashant Mavani signing off. Take care, enjoy, goodbye.